नमस्कार साथियों, यदि लोग आपके लिए अनुमान लगाते हैं कि आप इतना ही कर पाओगे और आप अनुमान के अलावा बहुत कुछ कर जाते हो, तो लोग चौंक जाते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं। मान लो आप पास होने के लायक ही हो और आप मेरिट में आ जाते हो, तो लोग ये कहते हैं कि ये तो पास होने लायक ही था, ये मेरिट में कैसे आ गया? तो लोग चौंक जाते हैं। तो उसी मतलब भारत की जीडीपी ने भी लोगों ने चौंका दिया है, लोगों को चौंका दिया है कि भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया जा रहा था। भाई इतनी रहेगी इस फाइनेंशियल ईयर में, इस क्वार्टर 3 में इतनी जीडीपी रहेगी कि पर भारत ने सबको चौंका दिया, सबके मतलब जो अनुमान लगा रहे थे ना, उन सबको ब्रेक कर दिया, उसको तोड़ दिया है और अलग ही एक निखर के आई है और अलग ही लेवल पर मतलब हमारी ग्रोथ रेट निकल के आई है। मैं बता दूं कि भारत की तीसरी तिमाही है, क्वार्टर 3 की तिमाही है, जिसमें जीडीपी की ग्रोथ रेट हमारी मतलब अलग ही लेवल पे निकल के आई है। 8.4% की दर से हमारी जीडीपी बढ़ी है और 2024 में अनुमान लगाया जा रहा है, मतलब ये तो 2023 की क्वार्टर 3 की जीडीपी थी, 8.4 जो वृद्धि हुई है। और अब हमारा फाइनेंशियल 2024 से स्टार्ट होगा, तो उसमें हमारी वृद्धि की दर अनुमान लगाया जा रहा है कि 7.6 की वृद्धि होगी। तो ये अनुमान है ना, फेल होते हुए दिख जाते हैं कभी कभी, क्योंकि अनुमान कुछ और होते हैं और हमारी जीडीपी निकल के कुछ और आती है। इसका कारण यह है कि हमारे भारत में भर भर के इन्वेस्टमेंट आ रहा है। यदि दुनिया में कोई ऑप्शन दिख रहा है ना इन्वेस्टमेंट करने का, जो विदेशी कंपनियां, वह सिर्फ भारत ही दिख रहा है, क्योंकि भारत की जीडीपी है जो इतनी ग्रोथ रेट निकल के आ रही है। अभी मैं आपको बता दूं कि जो लोग हैं ना, वो अनुमान लगा रहे थे, मतलब कई वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने और कई बड़ी बड़ी संस्थाएं, तो इन्होंने अनुमान लगाते हैं। और भारत का जो रिजर्व बैंक है वह भी अनुमान लगाता है कि हमारी जो ग्रोथ रेट रहेगी जीडीपी की क्वार्टर 3 की, वह 6.6 रहेगी इसमें क्वार्टर 3 में। पर यह मतलब चौंका दिया, एक अलग ही आंकड़ा निकल के आया। हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट रही है क्वार्टर 3 में 8.4 रही है। तो यह अनुमानों की दस धज्जियां उड़ा दी। मतलब अब ये धज्जियां उड़ी क्यों? क्योंकि जो विदेशी कंपनियां, उनका इन्वेस्टमेंट भारत में भर भर के आ रहा है। और जो जितनी भी देश है और जिन फॉरेन कंपनियां हैं, वो जितनी देशों की जीडीपी है ना, वह या तो नेगेटिव में जा रही है या बिल्कुल डाउन पड़ी है, उठने का नाम नहीं ले रही है। और भारत की जीडीपी एक रफ्तार बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेजी से दौड़ रही है। तो दुनिया को सिर्फ ऑप्शन भारत दिख रहा है, और भारत में इतनी इन्वेस्टमेंट आने के कारण जो अनुमान लगाया जा रहा था लोगों के द्वारा भाई 6.6% की दर से बढ़ेगी, वह अनुमान टूटता है। और वह अनुमान टूट के कितना हो जाता है? 8.4 हो जाता। अब देखो, वीडियो आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको वीडियो में कोई कमी लगती है ना, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम उस कमी को हम दोबारा दूसरे वीडियो में सुधार करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, ये 8 पॉइंट निकल के आए ना, 8.4 ग्रोथ रेट निकल के आए। इसके कारण मतलब हमारे भारत में कई सेक्टरों में वृद्धि हुई होगी, ताबड़तोड़ वृद्धि हुई होगी, उसके कारण हमारी ये ग्रोथ रेट 8.4 निकल के आती है। तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से सेक्टर में भारत में ताबड़तोड़ वृद्धि हुई है, ताकि ये हमारी ग्रोथ रेट ये निकल के आए। तो विनिर्माण क्षेत्र में हम बात करें तो 11.6% की वृद्धि हुई है। कृषि सेक्टर में देखें तो हम 3.8% की वृद्धि हुई है। तो कृषि सेक्टर में काफी कम वृद्धि हुई है हमारी, पर फिर भी हमें नेगेटिव पॉजिटिव में ही गए हैं। बिजली के सेक्टर में देखें तो 10.5% की वृद्धि हुई है। और पूरे ओवरऑल देखें 2023 का फाइनेंशियल ईयर, भाई इसमें ओवरऑल पूरे क्वार्टर को, क्वार्टर 1, क्वार्टर 3 मतलब पूरे को देखें ना, तो 7.3 की वृद्धि हुई है। और 7.6 मतलब ये अनुमान लगाया जा रहा था। अब देखो, एक रिपोर्ट आई थी भारत में कि भारत में जो आने वाली इन्वेस्टमेंट होगी या भारत में जो ग्रोथ रेट होगी इकोनॉमी की, उसमें एक रिपोर्ट निकल के आई है कि जो जितने भी मिडिल क्लास अमीर है ना, मतलब एक तो हाई क्लास हो गए अमीर, जैसे अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, इस प्रकार के अमीर हो गए, जो मीडियम अमीर होते हैं ना, उसकी संख्या बढ़ने वाली है भारत में। क्योंकि जीडीपी बढ़ेगी ना, तो पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो वह ये मिडिल अमीर होते हैं ना, उनमें आएगा और उनकी संपत्ति बढ़ने वाली है। और जो ये सब लोग हैं ना, जिनकी संख्या मिडिल अमीर, उनकी संख्या बढ़ेगी और जो उनका पैसा है वह भी 50% तक बढ़ जाएगा 5 सालों में। मतलब किसी के पास 10 लाख रुपए की संपत्ति है, तो वह मतलब 5 सालों में 15 या 20 लाख की संपत्ति हो जाएगी। 50% बढ़ने का है कि 10 का 15 लाख हो जाएगा, ये अनुमान लगाया जा रहा। 2024 में ये अनुमान लगाया जा रहा था। मतलब कई एजेंसियां होती है, इनका अनुमान लगाती है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गई, आईएमएफ हो गई, हमारा रिजर्व बैंक हो गया। तो अलग अलग एजेंसियों द्वारा अलग अलग अनुमान लगाया जाता है कि भारत की ग्रोथ रेट कितनी रहेगी, चाइना की कितनी रहेगी, अमेरिका की कितनी रहेगी। तो उसी में से एक एजेंसी ने अनुमान लगाया था कि अब 2024 में हमारी ग्रोथ रेट रहेगी वह 6.5 रहेगी, और जो चाइना की ग्रोथ रेट रहेगी वह 4.6 रहेगी। अब देखो, ये तो अनुमान है, फालतू का अनुमान है, क्योंकि 2024 में अभी हमारी चुनाव भी आने वाली है। और चुनाव के बाद में हमारा क्या है, एक प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी में
हमारे देश में कि हमारा जो टैक्स रेट है ना, वह काफ़ी ज़्यादा हाई है और इसमें काफ़ी बहस भी हो चुकी है पार्लियामेंट में कि आप इतना टैक्स कैसे लगा सकते हो। छोटी-छोटी कंपनियाँ सर्वाइव नहीं कर पाती है और ये सही बात है कि हमारी जो टैक्स रेट है ना, काफ़ी हाई है। मतलब आप ₹100 कमाते हो ना, तो उसमें 40% तो आप टैक्स ही दे जाते हो। ₹100 में मतलब ₹40 तो सरकार को देते हैं आप टैक्स के रूप में। फिर वो सरकार मतलब वो जो भी टैक्स है, वो कंपनियाँ भी बचाती है अपना मार्जिन, वो भी अपना प्रॉफिट बचाती है। तो कहीं न कहीं 50% 60% तक अधिक मतलब जो वस्तु है ना, उसका कॉस्ट होता है 50% और 50% जो टैक्स होता है और कंपनी का मार्जिन होता है। तो कहीं न कहीं एक वस्तु की जो कीमत होती है ना, उससे डबल हो जाती है और वह डबल कीमत किस पर पड़ती है? आप उपभोक्ता के ऊपर पड़ती है। तो उपभोक्ता फिर खरीदता नहीं है उस चीज़ की, क्योंकि जो रेट वैल्यू होती है उस चीज़ की, वह दुगनी होती है और वो उतने की वो वस्तु होती नहीं है, तो खरीद नहीं पाती है और कहीं कंपनियाँ घाटे में चली जाती हैं। क्योंकि कस्टमर यदि आपकी चीज़ें नहीं खरीदेगा, खरीद क्यों नहीं रहा? क्योंकि आपकी ज़रूरत से ज़्यादा महँगी है। महँगी क्यों? क्योंकि सरकार ने ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स लगा रखा। तो इस कारण वो खरीद नहीं पाता और कई कंपनियाँ घाटे में चली जाती है। तो और भी हमारी भर-भर के आए, इतना इन्वेस्टमेंट आए भारत में, भारत सँभाल नहीं पाएगा। पर जो हमारा टैक्स लगा रखा है ना, टैक्स काफ़ी हाई है। मैंने आपको बता दिया कि 40-40, 30-30% तक हमारे वस्तुओं पर टैक्स होता है। तो ये इसको कम करना चाहिए ताकि और भी हमारा फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके भारत में और भारत की जीडीपी और तेज़ी से बढ़ सके। ये जो 8.4 की परसेंट से बढ़ी है ना, वो हम डबल डिजिट में क्रॉस कर जाएँ। हमारी 10-10, 11-11% तक क्वार्टर की मतलब ग्रोथ रेट रही। ये मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम डबल डिजिट में ग्रोथ करें। अब देखो 2027 में आप मोदी जी को भी सुने होंगे और कहीं आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ये सब ने कह चुके हैं कि हम दुनिया की 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएँगे और मोदी जी गारंटी देते हैं। किसके कारण? क्योंकि यह डेटा निकल के आता है आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का कि भारत में बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा और उसके कारण भारत की ग्रोथ रेट काफ़ी हाई होगी और 2027 तक हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएँगे। अब देखो इकोनॉमी क्यों बन जाएँगे? क्योंकि हमारे जो देश में है ना बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, उनका लगातार इन्वेस्टमेंट आ रहा है जो बड़ी-बड़ी आप देख लो, एप्पल हो गई, फॉक्सकॉन हो गई, इलॉन मस्क हो गई, बिल गेट्स हो गया। इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियों का जब हमारा इन्वेस्टमेंट करती है ना, तो छोटी कंपनियाँ उसके साथ-साथ चली आती है। ये सोच के कि इतनी बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो कहीं न कहीं वहाँ की सरकार की पॉलिसी अच्छी होगी। मतलब इनके साथ-साथ चली आती है, इनका साथ करके। जो इतनी बड़ी अब देखो एप्पल का हमारे मैन्युफैक्चर लग ही गया टाटा के साथ, फॉक्सकॉन का हमारे जो चिप बनाने की कंपनी है उसका भी कर रहा है। इलोन मस्क जून में अपना प्लांट डालने की वो कर रहे हैं, वो मतलब सरकार से बातचीत कर रहे हैं और बिल गेट्स भी अभी भारत आए हुए हैं, तो उन्होंने भी कहीं न कहीं प्लानिंग कर रहे हैं कि भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि भारत एक रॉकेट पर सवार है अभी, भारत की जीडीपी मतलब रॉकेट की तरह उड़ रही है, तो ये सब जितने भी उद्योगपति हैं बड़ी-बड़ी, उस रॉकेट पर सवार होना चाहते हैं और अपनी संपत्ति को दुगना करना चाहते हैं। तो ये लगातार भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं झिझक रहे हैं ना, तो हमारी टैक्स जो सरकार की नीति है, टैक्स नीति, उस वो काफ़ी हाई है, तो वो कम हो जाएँ, तो ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उन्होंने सरकार को राहत दे टैक्स में, तो ये लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब भारत की बात कर लें, तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और पीपीपी परचेजिंग पावर में हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत की जीडीपी की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार हम 3.7 ट्रिलियन की अभी इकोनॉमी है और संस्था के अनुसार देखें तो हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं और पीपीपी परचेजिंग पावर में हम 14 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए हैं। अब देखो पीपीपी क्या होता है कि आपकी सैलरी है ना, उसके अनुसार यहाँ पर महँगाई और उसके अनुसार आपको वस्तुएँ मिलती है। मान लो अमेरिका की जीडीपी कितनी 22 ट्रिलियन है, तो वहाँ पर 1 किलो आम ही 500 के आएँगे और हमारे 3 ट्रिलियन है, तो हमारी महँगाई काफ़ी कम है, तो हमारा 1 किलो आम यहाँ पर ₹50 में मिल जाते हैं। तो अब हमारी जितनी सैलरी है ना, उसके अनुसार यहाँ पर महँगाई और वहाँ पर जितनी जीडीपी है, उसके अनुसार वहाँ पर महँगाई है। तो पीपीपी टर्म्स में हम तीसरे स्थान पे आते हैं और हमारी काफ़ी इन्फ्लेशन रेट भी हमारी 4% के आस-पास है, तो ये इतनी ज़्यादा नहीं है। और हमें बात करें कि दुनिया में फर्स्ट कौन है, तो आप जानते हो अमेरिका फर्स्ट नंबर पर है, उसकी इकोनॉमी 22 ट्रिलियन के आसपास है। उसके बाद में चाइना है, चाइना की 19 ट्रिलियन है और फिर जर्मन है, जापान है, ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इनकी इकोनॉमी नहीं उठ रही है। अभी पहले मैं आपको बता दूँ कि जापान तीसरे स्थान पे था, पर अब उसको काफ़ी मंदी आ चुकी है, उनका शेयर मार्केट सब क्रैश कर चुका है। उसके बाद में जापान तिसक के चौथे नंबर पे चला गया है और फिर जर्मन तीसरे स्थान पे आ गया। तो ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इनमें भारत में काफ़ी अंतर भी नहीं है। मैं आपको जर्मन की बताऊँ ना, तो जर्मन की 4.2 ट्रिलियन के या 5 ट्रिलियन के आसपास है और जापान की 4.2 ट्रिलियन के आसपास है। तो 0.2 का या 0.3 का मतलब फासला है हमारी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने में। तो आई होप हम आने वाले दिनों में यह आंकड़ा 2027 से पहले भी हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात होगी कि दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हमारा भारत बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और कमी हो वीडियो में तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।